नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। प्रश्नकाल दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में महत्वपूर्ण समय होता है। सांसद इस समय अपने संसदीय क्षेत्र और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूछते हैं और संबंधित मंत्रियों के द्वारा उनके प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए प्रश्नों से। आज के कार्यक्रम का पहला सवाल जुड़ा है नए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की स्थापना से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद मालविका देवी ने। उन्होंने जनजातीय कार्य मंत्रालय से पूछा कि पिछली तिमाही में कितने नए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय शुरू किए गए और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कितने विद्यालयों की योजना बनाई गई है। ये सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि EMRS विद्यालय शहरी क्षेत्रों में संचालित विद्यालयों के समकक्ष हों और जनजातीय छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु ये स्मार्ट कक्षाओं और पुस्तकालयों से सुसज्जित हों। प्राचीन जनजातीय भाषाओं जिन्हें भुला दिया जा रहा है के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और क्या उन क्षेत्रों में स्थित EMRS में उस क्षेत्र की विशिष्ट जनजातीय भाषाओं और संस्कृति को बढ़ाने के लिए कोई प्रावधान है। इस सवाल का जवाब दिया जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री दुर्गा दास उड़के ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि पिछली तिमाही में कुल 2 EMRS क्रियाशील किए गए हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित एक स्वायत्त संस्था राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति जो देश भर में EMRS की स्थापना, अनुदान, धन प्रदान करने, रखरखाव, नियंत्रण और प्रबंधन करती है। राज्य सरकारों से सभी स्वीकृत EMRS को क्रियाशील बनाने का आग्रह किया है। जनजातीय छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समग्र विकास तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए EMR स्कूलों में निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाती है। शैक्षणिक अवसंरचना, आधुनिक शिक्षण सहायता सामग्री से सुसज्जित कक्षाएं, विज्ञान और कंप्यूटर प्रयोगशालाएं, विविध शिक्षण संसाधनों वाले पुस्तकालय, आवास और सुविधाएं, छात्रों और कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधाएं, बिस्तर, फर्नीचर और स्वच्छता सुविधाओं जैसी आवश्यक सुविधाओं के साथ लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास, खेल और सुविधाएं, खेल के मैदान और खेल के उपकरण, संगीत, कला और खेल जैसी गतिविधियों के लिए सुविधाएं, स्वास्थ्य और पोषण, नियमित स्वास्थ्य जांच और चिकित्सा सुविधाएं, IT और डिजिटल लर्निंग, डिजिटल शिक्षा के लिए स्मार्ट कक्षाएं, इंटरनेट पहुंच के साथ कंप्यूटर लैब, व्यवसायिक प्रशिक्षण, रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम। जहां तक डिजिटल शिक्षा का प्रश्न है, मंत्रालय अन्य सरकारी निकायों के साथ मिलकर जनजातीय छात्रों को डिजिटल और कौशल आधारित शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कई पहलों को क्रियान्वित कर रहा है। इन पहलों में शामिल हैं IIT, JEE और NEET जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल कोचिंग, जनजातीय छात्रों को ऑनलाइन कक्षाएं और शैक्षणिक सहायता प्रदान करना। इन प्रयासों का उद्देश्य उनकी तैयारी को बढ़ाना और देश भर के प्रमुख इंजीनियरिंग और मेडिकल संस्थानों में प्रवेश पाने की उनकी संभावनाओं को और बेहतर बनाना। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ERNET के साथ साझेदारी में स्थापित डिजिटल बोर्ड से सुसज्जित स्मार्ट कक्षाओं का प्रावधान। वंचित और कम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों के लिए कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य के लिए अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग कार्यक्रम एक व्यापक पहल है। आवर ऑफ कोड और कोड एथोन जैसे इंटरैक्टिव मॉड्यूल के माध्यम से व्यवहारिक कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा प्रदान करने के लिए लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन ने 430 EMRS में
AFE कार्यक्रम लागू किया है ताकि छात्र प्रोग्रामिंग और समस्या समाधान में आवश्यक कौशल हासिल कर सकें। छात्रों को व्यवहारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण और उद्योग प्रासंगिक कौशल प्रदान करने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय सहयोग से 200 EMRS में 400 कौशल प्रयोगशालाओं की स्थापना। दूरस्थ स्थानों में भी गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक संसाधनों तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने के लिए CIET NCERT द्वारा विशेष रूप से EMRS छात्रों के लिए एक समर्पित DTH टीवी चैनल एकलव्य चैनल संख्या 32 विकसित किया गया है, जो कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए पाठ्यक्रम आधारित शिक्षण और प्रतियोगी परीक्षा सामग्री प्रदान करता है। EMRS में स्थानीय भाषाओं के प्रयोग को स्कूल की समग्र शिक्षा पद्धति के एक भाग के रूप में प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये इन स्तरों पर जनजातीय छात्रों की शैक्षणिक यात्रा में सहायक हो। इस संबंध में निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं। जनजातीय रीति रिवाजों, संगीत, नृत्य, कला और व्यंजनों का जश्न मनाने और समुदाय में गौरव और एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक उत्सव और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। क्षेत्रीय भाषा और प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से जनजातीय छात्रों में भाषा सीखने को बढ़ावा देने के लिए भारतीय भाषा उत्सव मनाया जाता है। भाषा कार्यक्रमों, शिक्षा और दस्तावेजीकरण के माध्यम से स्वदेशी भाषाओं को बनाए रखने और पुनर्जीवित करने के प्रयासों का समर्थन किया जाता है। जनजातीय समुदायों के गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को अभी स्वीकृति प्रदान करने के लिए जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। जनजातीय बच्चों के लिए नाटक, प्रसंग, रेखाचित्र और चित्रकारी, नृत्य, गायन, कविता पाठ, निबंध लेखन, वाद विवाद और चर्चाओं जैसी विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों का आयोजन उनकी संस्कृति के संरक्षण में मदद करता है। EMRS पाठ्येतर गतिविधियों, सांस्कृतिक उत्सवों और स्कूल की गतिविधियों में एकीकरण के माध्यम से स्थानीय कला, संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा दिया जाता है। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को देश भर के प्रत्येक EMRS में जनजातीय नुक्कड़ स्थापित करने के लिए कहा गया है, जो एक शैक्षणिक और प्रेरणादायक स्थान होगा और छात्रों में जनजातीय विरासत के प्रति गहरी समझ और आदर को पोषित करेगा। भाषाई विविधता को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए जनजातीय भाषाओं में शिक्षण सामग्री समर्पित DTH टीवी चैनल एकलव्य पर प्रदान की जाती है। EMRS छात्रों को स्थानीय भाषा सिखाने के लिए क्षेत्रीय भाषा शिक्षकों की भर्ती की गई है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है सड़क अवसंरचना और सुरक्षा संबंधित समस्याओं से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी ने। उन्होंने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से पूछा, क्या सरकार ने सड़क अवसंरचना में सुरक्षा संबंधी खामियों, जिसमें घटिया क्रैश बैरियर, अधिक ऊंचाई वाले मीडियम और ऊंचे कैरिजवे शामिल हैं, पर गंभीर कदम उठाए हैं? क्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर चिन्हित 13,795 दुर्घटना प्रवण ब्लैक स्पॉट में से अब तक केवल 5,036 को ही सुधारा जा चुका है? यदि ऐसा है तो ब्यौरा क्या है? आज की तारीख तक शेष ब्लैक स्पॉट की स्थिति क्या है और सुरक्षा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राजमार्ग निर्माण की समीक्षा हेतु क्या ठोस कदम उठाए गए हैं? सड़क उन्नयन परियोजनाओं में भारत केंद्रित दुर्घटना आंकड़ा और पैदल यात्री सुरक्षा को एकीकृत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? इस सवाल का जवाब दिया सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि सड़क निर्माण के सभी कार्य भारतीय सड़क कांग्रेस के मानकों, दिशा निर्देशों, नियमावली, कार्यप्रणाली संहिता और सड़क एवं पुल निर्माण संबंधी विनिर्देशों के अनुसार किए जाते हैं। सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के डिजाइन, निर्माण, प्रारंभन, पूर्व चरण के साथ साथ
मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के नियमित सुरक्षा ऑडिट के लिए भारतीय सड़क कांग्रेस के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ब्लैक स्पॉट्स का सुधार एक सतत प्रक्रिया है और तत्काल आधार पर अस्थायी उपाय किए जाते हैं। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर चिन्हित कुल 13,795 ब्लैक स्पॉट्स में से 11,866 ब्लैक स्पॉट्स पर अल्पकालिक सुधार कार्य पूरा हो चुका है। सड़क सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट्स द्वारा अनुशंसित दीर्घकालिक सुधार उपाय केवल आवश्यक समझे जाने वाले स्थानों पर ही लागू किए जाते हैं। 5,324 ब्लैक स्पॉट्स पर दीर्घकालिक उपाय पूरे किए जा चुके हैं, जबकि 3,719 ब्लैक स्पॉट्स का मूल्यांकन ऐसे दीर्घकालिक उपायों की आवश्यकता न होने वाले के रूप में किया गया है। दीर्घकालिक सुधार कार्यों में सड़क की ज्यामितीय संरचना में सुधार, जंक्शन सुधार, कैरिजवे का स्पॉट चौड़ीकरण, अंडरपास, ओवरपास का निर्माण आदि शामिल हैं, जिनमें भूमि अधिग्रहण, वन मंजूरी और जनोपयोगी सुविधाओं का स्थानांतरण जैसी निर्माण पूर्व गतिविधियां शामिल हैं, जिनमें काफी समय लगता है। डिजाइन चरण में सड़क सुरक्षा ऑडिट के बाद आवश्यक सड़क सुरक्षा उपाय किए जाते हैं। इसके अलावा प्रत्येक परियोजना के लिए अलग से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाती है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि परियोजना विशिष्ट दुर्घटना आंकड़े और पैदल यात्री सुरक्षा उपाय परियोजना में शामिल किए जाएं। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद प्रतिमा मंडल ने। उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय से पूछा कि जल जीवन मिशन यानी JJM के अंतर्गत निर्मित जल स्रोतों की दीर्घकालिक निरंतरता बनाए रखना, पुनर्भरण, जल गुणवत्ता निगरानी और सामुदायिक स्वामित्व को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सिंचाई अवसंरचना के आधुनिकीकरण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और सरकार विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच किस प्रकार समन्वय सुनिश्चित कर रही है। भूमि अधिग्रहण या पर्यावरणीय मुद्दों के कारण लगातार विलंब हो रही प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की मंजूरी और निष्पादन को सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। इस सवाल का जवाब दिया जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री वी सुमन्ना ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि भारत सरकार अगस्त 2019 से राज्यों की भागीदारी से देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु कार्यशील नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी का प्रावधान करने के लिए जल जीवन मिशन हर घर जल को कार्यान्वित कर रही है। मिशन की शुरुआत में केवल 3.23 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। जल जीवन मिशन हर घर जल के तहत केंद्र और राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों दोनों के ठोस प्रयासों से लगभग 12.43 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए जाने की सूचना है। इस प्रकार 22 जुलाई 2025 तक देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.67 करोड़ से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल की आपूर्ति होने की सूचना है। गांवों में जल आपूर्ति प्रणाली को दीर्घकालिक स्थिरता प्रदान करने के लिए विश्वसनीय पेयजल स्रोतों का विकास अथवा मौजूदा स्रोतों का संवर्धन JJM का एक अभिन्न अंग है। इस उद्देश्य से प्राप्त करने हेतु जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए कार्य संबंधी दिशा निर्देशों में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत शुरू की गई किसी भी जल आपूर्ति स्कीम को संबंधित राज्य सरकार की स्रोत अन्वेषण समिति की सिफारिश के बाद ही अनुमोदित किया जाता है। ये सुनिश्चित किया जाता है कि पहचान किए गए जल स्रोत जिसके माध्यम से स्कीम की योजना बनाई गई है, स्कीम डिजाइन अवधि के लिए अपेक्षित मानदंड के अनुसार जल आपूर्ति को बनाए रखने की पर्याप्त क्षमता है। ग्राम अवस्थित जल आपूर्ति अवसंरचना के सृजन के अलावा निर्भरणीय भूजल स्रोतों की अनुपस्थिति वाले जल की कमी से ग्रस्त सूखा प्रवण
और मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल के थोक अंतरण, शोधन और समवितरण प्रणालियों के लिए पेयजल स्रोतों और अवसंरचना का विकास, सुदृढ़ीकरण, आवर्धन करना। मनरेगा ग्रामीण स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं को वित्त आयोग अनुदान, सांसद और विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि, जिला खनिज विकास निधि, CSR निधि आदि जैसी अन्य योजनाओं के सामंजस्य में पेयजल स्रोतों का सुदृढ़ीकरण। जल शक्ति अभियान, कैच द रेन अभियान, इसके विभिन्न संस्करणों में जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन संरचनाओं, पारंपरिक जल निकायों के नवीनीकरण, पुनः उपयोग और पुनर्भरण संरचनाओं, वाटरशेड विकास आदि पर केंद्रित है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण को अत्यधिक प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि ये सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने, जल जनित स्वास्थ्य जोखिम की समय पर पहचान, मूल्यांकन करने और उचित और नियमित कीटाणु शोधन जैसे निवारण उपचारात्मक उपाय करने के लिए अनिवार्य है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार नल कनेक्शन के माध्यम से आपूर्ति किए जा रहे जल की गुणवत्ता के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के BIS 1500 मानकों को बेंचमार्क के रूप में अपनाया जाता है। वर्तमान कार्य संबंधी दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य, संघ राज्य क्षेत्र जल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण गतिविधियों के लिए JJM के तहत निधियों के अपने वार्षिक आवंटन के 2% तक का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना और सुदृढ़ीकरण, उपकरणों, उपस्करों, रसायनों, कांच के बने सामान, उपभोज्य वस्तुओं की खरीद, कुशल जनशक्ति को कार्य पर रखना, फील्ड परीक्षण किटों का उपयोग करके समुदाय द्वारा निगरानी करना शामिल है। जागरूकता सृजन, जल गुणवत्ता संबंधी शैक्षणिक कार्यक्रम, प्रयोगशालाओं का प्रत्यायन, मान्यता आदि भी विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे हैं। इसके अलावा राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को जल गुणवत्ता के लिए पानी के नमूनों का परीक्षण करने और पीने के पानी के नमूनों का संग्रहण, रिपोर्टिंग, निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए सक्षम बनाने हेतु एक ऑनलाइन JJM जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल विकसित किया गया है। जल जीवन मिशन की परिकल्पना और कार्यान्वयन एक विकेंद्रीकृत, मांग संचालित और समुदाय प्रबंधित कार्यक्रम के रूप में किया गया है, जिसमें ग्राम पंचायत और इसकी उप समिति, उपयोगकर्ता समूह अर्थात ग्राम जल स्वच्छता समिति, पानी समिति को ग्रामीण परिवारों हेतु नियमित और सुनिश्चित नल जल आपूर्ति प्रदान करने के लिए गांव में जल आपूर्ति प्रणाली की योजना बनाने, कार्यान्वयन, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव करने का अधिकार दिया जा रहा है। इस मिशन के तहत गैर सरकारी संगठनों, समुदाय आधारित संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, स्वैच्छिक संगठनों आदि को भी कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों के रूप में सूचीबद्ध किया जा रहा है, ताकि आपूर्ति, बुनियादी ढांचे के दीर्घकालिक रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाने, लामबंदी और समुदायों को शामिल करने, सूचना का प्रसार करने और महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने में VWSC पानी समितियों को प्रशिक्षित किया जा सके। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा सूचित किए गए अनुसार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वर्ष 2015-16 के दौरान शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य खेतों में जल की भौतिक पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, खेत पर जल उपयोग दक्षता में सुधार लाना, सतत जल संरक्षण व्यवहारों को लागू करना शामिल है। PMKSY एक अम्ब्रेला योजना है, जिसमें 2 प्रमुख घटक शामिल हैं, नामतः त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और हर खेत को पानी। इसके अलावा HKKP में 4 उप घटक होते हैं, कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन, सतही लघु सिंचाई, जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और बहाली और भूजल विकास। HKKP के CAD एवं WM उप घटक को AIBP के समरूप कार्यान्वित किया जा रहा है। भारत सरकार ने दिसंबर 2021 में 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए
PMKSY के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है और PMKSY HKKCP के तहत भूजल घटक की मंजूरी केवल प्रतिबद्ध देनदारियों के लिए वर्ष 2021-22 तक अनंतिम रूप से दी गई है, बाद में जिसे प्रगतिशील कार्यों के पूरा होने तक बढ़ा दिया गया है। इसके अतिरिक्त PMKSY में ऐसे 2 घटक शामिल हैं जिन्हें अन्य मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। PMKSY के वाटरशेड विकास घटक को भूमि संसाधन विकास ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित प्रति बूंद अधिक फसल घटक 2015 में PMKSY की स्थापना से दिसंबर 2021 तक PMKSY का एक हिस्सा था। इसके बाद इसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के भाग के रूप में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में भूमि अधिग्रहण एक प्रमुख बाधा है। भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से लगभग 55,290 किलोमीटर के संवितरण नेटवर्क के निर्माण से लगभग 76,594 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण से बचा जा सकता है। कुछ PMKSY परियोजनाओं में SCADA आधारित जल संवितरण और सूक्ष्म सिंचाई से जल उपयोग दक्षता में सुधार आया है। एक समर्पित डैशबोर्ड के माध्यम से परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी एक प्रबंधन सूचना प्रणाली से समर्थित लगभग वास्तविक समय के आधार पर किसी परियोजना से संबंधित प्रगति और बाधाओं की निगरानी में मदद मिलती है। इसके अलावा PDMC के तहत सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा दिया जाता है। परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाले मुद्दों की निगरानी परियोजना निगरानी समूह पोर्टल के माध्यम से की जाती है, जिसमें परियोजना में भूमि अधिग्रहण, सांविधिक स्वीकृति, आवश्यकताओं आदि जैसे मुद्दों और बाधाओं पर नियमित रूप से चर्चा की जाती है और परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए उनका समाधान किया जाता है। लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी प्रश्नकाल के दौरान महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए, जिनके उत्तर संबंधित मंत्रियों के द्वारा दिए गए। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है नालंदा विश्वविद्यालय की वर्तमान स्थिति से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद AD सिंह ने। उन्होंने विदेश मंत्रालय से पूछा कि नालंदा विश्वविद्यालय की वर्तमान स्थिति क्या है और ये किस हद तक कार्यशील है। विश्वविद्यालय में वर्तमान में कौन कौन सी शैक्षणिक और अवसंरचनात्मक सुविधाएं क्रियाशील हैं। विश्वविद्यालय के पूर्णतः कार्यशील होने की अपेक्षित समय सीमा क्या है। अभी तक कितना निर्माण और शैक्षणिक विकास कार्य शेष है। नालंदा विश्वविद्यालय के विकास के लिए अब तक कुल कितनी धनराशि आवंटित और व्यय की गई है। इस सवाल का जवाब दिया विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के अंतर्गत स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के राजगीर स्थित अपने परिसर में कार्यरत है। नए परिसर का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 19 जून 2024 को किया गया था। विश्वविद्यालय 6 अध्ययन विद्यालयों और 4 अनुसंधान केंद्रों के अंतर्गत स्नातकोत्तर, डॉक्टरेट और अल्पकालिक कार्यक्रम संचालित करता है। विश्वविद्यालय में नामांकन और कार्यक्रम संबंधी अन्य विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। विश्वविद्यालय परिसर में 2 शैक्षणिक ब्लॉक, प्रशासनिक ब्लॉक, छात्रावास, संकाय, कर्मचारी आवास, अतिथि गृह, भोजन कक्ष, एम्फी थिएटर, चिकित्सा केंद्र, एक योग केंद्र और एक खेल परिसर मौजूद है। ये सभी कार्यशील हैं। परिसर को एक नेट जीरो सुविधा के रूप में परिकल्पित किया गया है, जिसमें 6.5 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र, जल उपचार और रिसाइकलिंग प्रणालियां, आहार, पाइप आधारित जल संचयन और लगभग 100 एकड़ का हरित और जल क्षेत्र भी प्रचलन में है। पुस्तकालय, सभागार, कैफेटेरिया, अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र और लैंडस्केपिंग से संबंधित कुछ कार्य शेष हैं। वर्ष 2014 में 2,727 करोड़ रुपए की एक 10 वर्षीय व्यय योजना मंजूर की गई थी, जिसे आगे बढ़ा दिया गया है। 31 मार्च 2025 तक
2066 करोड़ रुपए का व्यय हो चुका है।